कि हम जो है वो डिबेट ऑफ न्यू प्रोविंसेस में क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सिचुएशनल एनालिसिस दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ़वाइद क्या हैं न्यू प्रोविंसेस के, सूबे क्यों बनने चाहिए, नए सूबे क्यों बनने चाहिए, हमें इसमें बात होगी। इसे नीड कर लो, बेनिफिट्स कर लो, कुछ भी कर लो। फिर हम बात करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए न्यू प्रोविंसेस बनाने का, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ न्यू प्रोविंसेस। और फिर हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं जो नहीं बनने दिए, जो जिनकी वजह से न्यू प्रोविंसेस नहीं बन पा रहे हैं, चैलेंजेस। और फिर हम बात करेंगे आखिर में वे फॉरवर्ड की, और हम कोशिश करेंगे कि इनको हम जितनी जल्दी कर सकें कर लें। सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस पे बात करें। सिचुएशनल एनालिसिस जो है वो क्या होता है आपको पता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक जो है सिचुएशन को, हमारे मसले को डिफ़ाइन करने के लिए हमारा मसला है क्या, और साथ जो है वो मसले की सेवेरिटी बताने के लिए वो सिचुएशनल एनालिसिस होता है। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली आप अपने अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसके इंट्रोडक्शन में कोट करते हैं। पाक फेयर करंट फेयर का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या क्रिटिकल एनालिसिस में वो चीज़ें लिखते हैं। और इस तरह करके आप ये इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स में। पहला क्या है कि जो पंजाब है मेरे मेरे भाइयों, वो जो है वो 26% है आपका एरिया का। 26% ऑफ द एरिया पाकिस्तान का पंजाब का है, और अराउंड 53% जो पॉपुलेशन है वो पंजाब में रहती है। हो गया। और ये एक सूबा है, एक सूबा में जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन आपके बाकी 3 सूबों में है, 3 प्रोविंस। फिर जो है वो बात करें कि जो तुर्की है, पाकिस्तान का एरिया जो है वो आपको पता है कि 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। तुर्की की बात करें तो तुर्की का जो एरिया है वो 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर है। पाकिस्तान का इतने एरिया में 4 प्रोविंसेस हैं, और तुर्की के उतने ही एरिया में 81 प्रोविंसेस हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री, और उन्होंने क्या किया, जब वो बना था इंडिया तो तब उनके प्रोविंसेस कम थे, उन्होंने उसे जो है वो बढ़ाते गए, नए प्रोविंसेस बने। अभी आजकल जो है उनके 36 प्रोविंसेस हैं, 36 में जो है वो 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिन सबको मिला के आप जो है वो कह लेते हैं कि उनके ये प्रोविंसेस हैं। और उसके अलावा बात करें कि जो इंडिया में जो है वो इंडियन पंजाब, यहाँ पे हमने ये वेस्टर्न पंजाब है, और जो पाकिस्तान वाला इसे वेस्टर्न पंजाब कहते हैं। जो ईस्टर्न पंजाब है उसको, उसमें से ऑलरेडी जो हैं उनकी टेरिटरी जो पंजाब पहले हुआ करता था उसके साथ छेड़ाछाड़ी करके अब 2 और प्रोविंसेस जो हैं उनके साथ वो निकाले जा चुके हैं। एक हरियाणा, मतलब पंजाब की बाउंड्री उनमें इंक्लूड कर दी जा चुकी है, और दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश। लेकिन हमारा पंजाब जो है वो अभी तक उसी तरह ही है, और ये जो है उन्होंने 1966 में कर लिया था। अब इसमें जो है और डिबेट है। हरियाणा में जो है वो पंजाब के जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे उनको उन्होंने काट के हरियाणा में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हरियाणा एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट है। तो पंजाब, जो बाकी पंजाब रह गया उसमें जो सिख थे, तो उस तरह करके उन्होंने थोड़ी एडजस्टमेंट की, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। लेकिन ये बात
समझने वाली बात यह है कि उन्होंने नए प्रोविंसेस बनाए, जो पंजाब था उसको उन्होंने उसमें से और हिस्से कर दिए। उसके अलावा बात करें, ईरान जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके 31 प्रोविंसेस हैं। चाइना 34, अफ़गानिस्तान 34, श्रीलंका 9 और बांग्लादेश जो हमारे बाद बना, हमारा हिस्सा काट के जो है वो बांग्लादेश बना, उसने भी अपने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया। और हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो अभी तक जो है वो उन्हीं 4 प्रोविंसेस में है जो कि सदियों पुराने थे। ठीक हो गया जी। हाँ, फिर हम बात करें तो कुछ और चीज़ें आपको बताने वाली क्या बताई जा सकती हैं जी। पंजाब की पॉपुलेशन, पंजाब बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश का क्या बताया, क्या पूछ रहे हैं आप? लाइक वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। नंबर ऑफ जो हैं वो आप खुद गूगल करेंगे, लेकिन बताने का पर्पज़ ये था कि जो उनका जब पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना था, उस वक्त जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे थे उनको उन्होंने और ज़्यादा डिवाइड किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। पंजाब जो है वो 110 मिलियन, सिंध 50 मिलियन, केपी जो है वो 30 मिलियन और बलूचिस्तान जिसका 43% पाकिस्तान का एरिया है और आबादी सिर्फ जो है वो 207 मिलियन में से सिर्फ 12 मिलियन है। तो ये थे जी कुछ आपको सिचुएशनल एनालिसिस के बारे में बताया जाए कि जो जितने भी हमारे नेबरिंग, क्या लिखा है? काइंडली आप आखिर पे क्वेश्चन किया करें। उसके अलावा अच्छा क्या क्वेश्चन किया बताएं आप? सर आपने 43% क्या लिखा है? 43% जो है वो बलूचिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान के टोटल एरिया में से 43% जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान है, और उनमें से जो है वो सिर्फ 12 मिलियन लोग रहते हैं 207 में से। बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं न्यू प्रोविंसेस के? बेनिफिट्स ऑफ carving out new provinces. क्या हो सकता है जी? सबसे पहले आपको मैंने सारे सूबों का जो है वो बांग्लादेश के जी 8 प्रोविंसेस हैं। जो बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि, और ये 8 प्रोविंसेस को आप जो है वो उस तरह कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो देयर वर 5 फेडरेटिंग यूनिट्स, एक ईस्टर्न बंगाल और बाकी हमारे 4 सूबे थे। फिर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए देयर वाज क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन यूनिट टू क्रिएट अ पैरिटी बिटवीन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। तो आप अगर वो एक यूनिट था तो उसको डिवाइड करके अब 8 यूनिट बनाए जा चुके हैं, उनके 8 प्रोविंसेस हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको बताना, क्यों मैंने सब जो जितने भी सूबों थे उनका आपको मैंने पॉपुलेशन अलग अलग करके बताई, वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बिगनर हैं तो उनको मैं फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स का कॉन्सेप्ट बता दूँ थोड़ी, शायद उन्होंने पहली बार सुना हो। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो डिफरेंट सूबों से मिलके बनी हो और उन दोनों के कुछ जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हों, कुछ में सूबे लेजिस्लेशन कर सकते हो और बहुत सारी जो हैं वो जिसमें जैसा कि फॉरेन पॉलिसी हो गई या इस तरह के डिफेंस हो गया, और नेशनल लेवल के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें जिन पे सिर्फ जो है ना फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ प्रोविंसेस कर सकते हैं, उन पे फेडरल नहीं कर सकते। तो जो फेडरेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट वो मिल के बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट,
और फेडरेटिंग यूनिट्स। जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, इनका मतलब फेडरेटिंग यूनिट्स प्रोविंसेस को कहते हैं। पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स कब के कौन कौन से हैं? पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, जीबी, ये पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स है। ठीक हो गया। अब हर जो ये यूनिट है, इनकी अपनी जो है वो असम्बली भी है, वो अपनी भी लेजिस्लेशन करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे जो जिन सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन है, उनकी एप्लीकेशन उन पर भी होती है। ये फेडरेटिव यूनिट्स हो गया, ये फेडरल गवर्नमेंट हो गई, ये सारे मिलकर क्या बना, फेडरेशन होगी। और पाकिस्तान एक फेडरेशन है। तो अब इस फेडरेशन में क्या है कि ये फेडरेशन बड़ी इम्बैलेंस सी फेडरेशन है। कैसे इम्बैलेंस है, मैं वो आपको बता। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में सबसे पहला क्या है कि इट विल, न्यू प्रोविंसेस विल हेल्प बैलेंसिंग द फेडरेशन। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। फेडरेशन बैलेंस कैसे होगी? अब इम्बैलेंस कैसे है कि 52% जो है, 53% वो लोग पंजाब में रहते हैं। और जब पंजाब में रहते हैं, इसका मतलब ये कि आपकी जो नेशनल असम्बली जो है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जो उसकी सीटें हैं वो किस पे डिवाइडेड हैं? पॉपुलेशन की बेस पे डिवाइडेड हैं। पॉपुलेशन की सीट पे डिवाइडेड है, इसका मतलब ये कि पंजाब की जो है वो नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगी, मोर सीट्स। इसका ये मतलब है कि जब जो भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसमें जो नेशनल असम्बली होगी, सेनेट क्योंकि उसमें इक्वल नंबर्स होते हैं, तो उसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते, नेशनल असम्बली की बात करते हैं। और उसके अलावा बाकी भी जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जुडिशरी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, उसके अलावा मिलिट्री हो गई। तो जिस जिस इलाके की लोग ज़्यादा होंगे, अब इसी उधर से लोग ज़्यादा लोग जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो उससे क्या होगा, नेशनल असम्बली की सिर्फ अगर बात करें, तो उससे क्या होगा कि जो फेडरेशन है वो इम्बैलेंस है, उसमें ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है? पंजाब की है। तो ये जो फेडरेशन है हमारी, वो बैलेंस नहीं है। इससे क्या होता है? बैलेंस नहीं होता, जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं उनके ग्रीवांसेस आते हैं। ग्रीवांसेस आते हैं कि वी आर बीइंग सब्जुगेटेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उनकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग सेंटर्ड हैं। तो अब अगर आप न्यू सूबा बनाएंगे पंजाब को जो है वो बाइफरकेट करके, आपको पता है कि साउथ पंजाब जो है वो 32% ऑफ टोटल पंजाब की पॉपुलेशन है। तो साउथ पंजाब हो गया, ये दूसरा अलग पंजाब हो गया। तो उससे क्या होगा कि अब जो होंगे वो 5 प्रोविंसेस होंगे, और उनमें से जो एक प्रोविंस होगा उसकी कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होगी, उसकी जो फेडरेशन में है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बाकी सूबों के साथ वो बैलेंस हो जाएगा। तो नए सूबे बनेंगे तो हमारी फेडरेशन जो होगी वो बैलेंस। सेकंड पॉइंट क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन और गुड गवर्नेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपको पता है कि जो पॉलिटिकल कोई भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वो दे आर लिंक्ड विद द पीपल। लोग उनको एक्सेस करते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए। लेकिन अगर जो हैं वो पॉलिटिकल जो सीट होगी, आपकी पॉलिटिकल सीट कह लो, इंस्टीट्यूशंस कह लो, वो लोगों से दूर होगी, मोर फार अवे, तो वो अपने मसले हल नहीं कर सकेंगे, अपनी ग्रीवांसेस नहीं बता सकेंगे, उनके जो जेन्युइन मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं होंगे। तो क्या होगा, आपकी जो गवर्नेंस है वो सफ़र होगी। गवर्नेंस सफ़र होगी, इसका मतलब ये
कि आपका कंट्री जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। आपको मैं इसकी मिसाल दूं कि जो लाहौर मुल्तान है, लाहौर से वो तकरीबन 300 किलोमीटर पे है। कराची जो कि उसकी मैं ये उनके पॉलिटिकल कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। कराची जो है वो तकरीबन कश्मीर से 600 किलोमीटर दूर है। जो क्वेटा है वो गवादर से, गवादर जी, गवादर वो अराउंड 1000 किलोमीटर दूर है। तो जिस बंदे को जो है वो उसका उसका प्रोविंशियल कैपिटल जो है उसकी एक हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है। हाई कोर्ट जो है किसी भी सूबे की एक हाई कोर्ट होती है। अगर किसी का गवादर में मसला है कोई, जिसके लिए उसे कैपिटल में जाना है, तो उसको 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। कश्मीर में कोई बंदा तो उसको 600 किलोमीटर दूर जाके जो है वो कराची जाना पड़ेगा। इसी तरह ये, तो इस तरह करके जितनी जो है वो आपकी जो पॉलिटिकल सीट होती है, आपका जो कैपिटल होता है, जहाँ पे लोगों के मसाइल को एड्रेस करना होता है, वो दूर होती जाएगी। इसका मतलब ये कि गवर्नेंस, उनके मसाइल हल नहीं होंगे। और उनके मसाइल नहीं हल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी सफ़र करेगी, डेमोक्रेसी वीक होगी। तो जब नए सूबे बनेंगे तो जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। एक जो पॉलिटिकल सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का लिंक किससे है? गुड गवर्नेंस से। होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि लोकलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपको पता है कि अगर कोई इस्लामाबाद में बैठा मुल्तान के मसलों के बारे में जज करना चाहे, और वो कहे कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं और उनके मसाइल के लिए हल के लिए जो है मैं ये अखराजात भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो है वो एक ऑप्टिमल एलोकेशन नहीं होगी, एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं होगी। बजाय इसके कि कोई जो है वो, जैसा कि लाहौर की एग्जांपल है, लाहौर में सीट है पॉलिटिकल, प्रोविंशियल कैपिटल की सीट लाहौर में है, तो यहाँ लाहौर पे जो फंड्स लगते हैं दे आर बेटर और एफिशिएंट कह लो, क्योंकि लाहौर में जो बैठा है उसको लाहौर के मसले पता हैं। उसे पता है कि मैं किन मसलों पे हमारे फंड्स एलोकेट होंगे तो वो ज़्यादा उससे एफिशिएंट रिज़ल्ट आएंगे। तो इसी तरह जो है वो जब नए प्रोविंसेस बनेंगे तो लोकलाइजेशन ऑफ फंड्स होगा, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, लोग खुशहाल होंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो बात करें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर कैपिटल सेंटर्स। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया लोकलाइजेशन का। ये मैं आखिर में दोबारा बता दूंगा। अब होता क्या है कि आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें सिटीज़ का बड़ा रोल होता है। सिटीज़ का इतना बड़ा रोल है, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स आप लिखेंगे, मेरे पास अभी नहीं है। मेरे ख्याल में जो जापान का 35% ऑफ प्रोडक्शन है, ये शायद जीडीपी है, वो सिर्फ उनका टोक्यो जो है वो उसमें टोक्यो जो है वो उसका शेयर है। इसी तरह फ्रांस में जो है वो पेरिस का कितना बड़ा शेयर है, ये आप गूगल करेंगे तो आपको, मतलब जो सिटीज़ होते हैं जनरली वो आपके कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के व्हीकल्स होते हैं। तो जिस भी लोकेलिटी में कोई अर्बन सेंटर नहीं है वो जनरली बैकवर्ड सोसाइटी है। उसके एग्जांपल जो है वो फाटा दे सकते हैं कि कोई भी, जैसा कि फाटा है, फाटा में एक भी अर्बन सेंटर नहीं है, और उन जो है उन और वहाँ पे आपको पता है इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं है, वहाँ पे जॉब्स भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा अर्बन सेंटर्स होंगे, कैपिटल सेंटर्स होंगे, उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये कंट्रीज़, ये जो सिटीज़ हैं जनरली यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल भी हमारा इन्वेस्टेड यहाँ पे है,
यहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, यहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर जो है वो ज़्यादा कैपिटल सेंटर्स होंगे, ज़्यादा अर्बन सेंटर्स होंगे, कैसे ज़्यादा होंगे, जब नया कोई प्रोविंस बनेगा तो नया कैपिटल सेंटर होगा। सिर्फ एक कैपिटल सेंटर नहीं होगा, उसके आसपास वाले बहुत सारे शहर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आबाद होंगे, वहाँ इकनॉमिक ग्रोथ होगी और हमारा कंट्री जो है वो तरक्की करेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो अहम पॉइंट क्या है कि इससे जो है वो माइग्रेशन भी कम हो जाएगी ना। जो हमारे अर्बन सेंटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो मसाइल हैं वहाँ पे माइग्रेशन कम हो जाएगी, लेस माइग्रेशन टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब मसला क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का? कराची है। कराची में जो है वो, कराची में जितना फंड एलोकेट होता है वो एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पीपल के लिए काफ़ी रहेगा। लेकिन जब उस पीपल में अगर वो 10 लोगों के लिए फंड है और उसी लोकेलिटी में अगर 20 लोग आके रह रहे होंगे तो वहाँ पे वो सफ़र करेगा, वहाँ पे मसाइल आएंगे। इसी तरह यही हमारे अर्बन सेंटर्स का होता है। तो माइग्रेशन इतनी होती है, रूरल टू अर्बन सेंटर्स में लोग आ जा रहे हैं, और हमारी 2070 तक जो है 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बिकम अर्बन सेंटर्ड पॉपुलेशन। लोग जो हैं वो शहरों में रहेंगे। तो उसके लिए जो है वो हमारा जो है नए कैपिटल सिटीज़ का डेवलप होना, नए अर्बन सेंटर्स का डेवलप होना ज़रूरी है। माइग्रेशन कम हो ताकि उससे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। ये थे जी कुछ इसके फ़ायदे, आप इनसे आपको पता लग सकते हैं। होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आई हो समझ आई होंगी। जो नहीं आई हो मैं दोबारा बता देता हूँ कि लोकलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब ये है कि जब जितना ज़्यादा जो है वो फंड आपके लोकलाइज्ड होते जाएंगे एक ख़ास कम्युनिटी के लिए, अगर जैसे लोकल गवर्नमेंट है उनको, लोकल गवर्नमेंट एक ख़ास यूनियन काउंसिल के लिए या एक ख़ास सिटी के लिए, एक ख़ास डिस्ट्रिक्ट के लिए, उन लोगों को पता है कि उनके जो हैं वो मसाइल क्या हैं, उनको कितने फ़ंड को कहाँ पे एलोकेट करना है, लोकलाइज्ड सॉल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं, ये उन्हें उन लोगों को पता है। वो फ़ैसला अगर इस्लामाबाद में कोई बैठा कर रहा होगा या लाहौर में बैठा कर रहा होगा फ़ैसला डीजी खान का, चन्योट का, खुशाब का, तो वो उतना अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकेगा जितना वहाँ पे बैठे लोग कर रहे हैं। तो जितने नए प्रोविंसेस बनेंगे उतने ज़्यादा जो फंड्स हैं वो लोकलाइज होते जाएंगे। जो साउथ पंजाब का जो बजट है वो साउथ पंजाब में ही जब लगेगा तो वहाँ ज़्यादा तरक्की होगी, बजाय इसके कि जो बाकी सेंट्रल पंजाब में लगे। तो उस ये है लोकलाइजेशन ऑफ फंड। इससे जो है वो लोगों की जो जो क्रिटिसिज्म लोगों की जो एलिनेशन है या जो उनकी ग्रीवांसेज हैं कि जो हमारे फंड्स हैं वो बड़े प्रोविंसेस खा जाते हैं या बड़े प्रोविंसेस में बड़े सिटीज़ खा जाते हैं, जैसे कि लाहौर पे होता है कि हमारा बहुत सारा फंड तो सिर्फ लाहौर में लग जाता है। तो जब नए प्रोविंसेस बने तो ये तो जो फंड है वो लोकलाइज हो जाएगा और उससे लोगों की ग्रीवांसेज कम होंगे। थैंक यू सर। उसके बाद जो है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है न्यू प्रोविंसेस पे, पता है किसी को? किसी को नहीं पता? सर ये माइग्रेशन वाला पॉइंट भी बता दें एक दफ़ा। आई गेस सर नहीं है कोई लास्ट क्वेश्चन न्यू प्रोविंसेस पे। ठीक हो गया। सर ये एनएफसी माइग्रेशन क्या है कि जो माइग्रेशन जो है माइग्रेशन, रिम साहब की आवाज़ नहीं आई, आप दोबारा बताएं। सर ये एनएफसी अवार्ड्स के थ्रू जो हमें प्रोविंसेस को किया गया इम्पावर, वो भी थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा इससे वो रिलेट करता है। एनएफसी अवार्ड को भी मैं आखिर में लिंक कर दूंगा, आल्दो उसका बहुत छोटा सा लिंक है इसमें। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए न्यू प्रोविंसेस का बनाने का? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान है कि एक बंदा जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी अगर लाहौर में बैठा है और उसने मसला हल करना है डीजी खान का, तो उसके लिए मसला है, बजाय इसके कि उतना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के करीब होती जाएगी, आपको पता है उतना ज़्यादा जो है
एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले जो जनरली पहला क्राइटेरिया क्या नए प्रोविंसेस बनाने के लिए बात की जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही बात की जाती है कि हम प्रोविंस इसलिए बनाएंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो हमारे लिए। और यही होता है कि जैसा कि जब ब्रिटिश यहाँ पे था तो वो आपको याद होगा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो क्यों उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग किया था? तो इसलिए अलग किया था ताकि जो है उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके लिए इतने बड़े एरिए को जो है वो संभालना मुश्किल था, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया दो में। इसी तरह जो है अगर कोई एक बहुत बड़ा सूबा जैसा कि पंजाब है, अगर वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, या जैसे बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा बड़ा इतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है ना वो क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक आप ख़ास एरिया जो है उसे सूबा बना देते हैं, लेकिन वो सूबा उसमें इतना इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल ही नहीं है, उसमें अपने आप के जो अखराजात हैं उनको उठाने के लिए इतना उसमें क़ुव्वत नहीं है, तो वो कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाल सकेगा, वो अपने अखराजात कैसे पूरे कर सकेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट से या उनके फंड से, उनकी एड से एक सूबा नहीं चलाया जा सकता। सूबे को अपने फंड बहुत सारे खुद जनरेट करना पड़ते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर जो है वो सिंध को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसा कि डिबेट की जाती है कि कराची को बाकी जो रूरल सिंध है उससे अलग करें, कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, तो जो मैक्सिमम जो फंड्स जनरेट होते हैं सिंध के या हमारे ओवरऑल पाकिस्तान के, वो कहाँ पे होते हैं? कराची में। टैक्स कलेक्शन कहाँ पे होती है? सारी कराची में, बहुत सारे मेजर चंक। तो अगर आप कराची को अलग कर देंगे तो बाकी कैसे सस्टेन करेगा बाकी बाकी जो प्रोविंस है? तो जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करना ज़रूरी होता है, और ब्रिटिश ने भी ऐसे ही किया। 19 जब आपको पता है कि 1919 तक जो है वो पंजाब और NWFP वो कंप्लीट सूबे नहीं थे, दे वर नॉट कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक हो गया। सिंध को जब उन्होंने बनाया 1935 में अलग किया बॉम्बे से, तो वो जो क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया जो था उनके लिए वो क्या था कि वो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, या गवर्नमेंट को हर वक्त उन्हें पैसे देना पड़ेंगे। साउथ पंजाब की फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात करें तो वो क्या होगा? आपको पता है कि साउथ पंजाब जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है कॉटन की प्रोडक्शन का, और उसमें एग्रीकल्चर और बहुत सारी ऐसे उनकी अपनी इनकम जनरेशन के लिए जो है वो, उसके अलावा 32% ऑफ पंजाब की पॉपुलेशन है वहाँ पे सेंटर्ड है। और वहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। इंडस्ट्री कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कॉटन का जो है वो सेंट कॉटन का हब है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा उगाई जा सकती है, पोटेंशियल है वहाँ पे। तो ये उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पे भी हम बात कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, हम जो है वो अलग से बना सकते हैं उन्हें। ठीक हो गया जी। इसके अलावा बात करें और क्या हो सकता है? डेवलपमेंट पोटेंशियल, ये फाइनेंशियल वायबिलिटी ये अगली आ सकते हैं। वो क्या है कि जब आप किसी को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि अब हम जब उसको बना रहे हैं तो उससे जो पॉलिटिकल फैक्टर्स चले उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन क्या उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा या नहीं? क्या डेवलपमेंट वहाँ पे बढ़ेगी या नहीं? वहाँ पे इंडस्ट्री लग सकेगी या नहीं? उसके अलावा एक इसके यहाँ पे मैं साउथ पंजाब की एग्जांपल कल दे चुका हूँ कि वहाँ पे पोटेंशियल डेवलपमेंट का पोटेंशियल है या नहीं, एग्रेरियन इकॉनमी है वहाँ पे। यहाँ पे मैं हज़ारा की भी एग्जांपल दूंगा। हज़ारा सूबा की बात की जाती है, तो क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है? तो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, या उसमें जो है वो डेवलपमेंट पोटेंशियल है या नहीं है। तो वहाँ पे टूरिज़म का पोटेंशियल है,
वहाँ पे जो है वो मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हाइड्रो पावर का बहुत पोटेंशियल है वहाँ। इस तरह करके ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। अगर वहाँ पे न्यू प्रोविंस बनता है, डेवलपमेंट होती है, फंड्स लोकलाइज होते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये वहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं और ये वहाँ की इकॉनमी में फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। तो ये एक फैक्टर होता है जी डेवलपमेंट पोटेंशियल का। उसके अलावा लिंगुअल, एथनिक, हिस्टोरिक, historic and demographic consideration, historic and demographic factors। ये क्या क्या है कि एक जो जनरली जैसा कि सराइकी सूबा की बात की जाती है तो वो किस बेस पे की जाती है, ये लिंगुअल हो गया फैक्टर। एथनिक कौन सा हो सकता है, जैसा एथनिक में किसकी बात करें, एथनिक 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 बलोची, पठान, वो तो पहले से तो खैर ये भी एक फैक्टर हो सकता है। हिस्टोरिक में कौन से बात करें, तो हिस्टोरिक में जो बात करें तो बहावलपुर प्रोविंस की बात की जाती है। सर एथनिक में ब्रावी आ सकते हैं? रावी कहाँ पे है, तो मुझे पता भी नहीं है। बलोचिस्तान में है ना? सर जी सर बलूचिस्तान में है। इधर ही कैलाश वाले एरिया में आ जाते हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज हैं सर। आई एथनिसिटी आई नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एथनिसिटी एक जो बहुत बड़ी एक एथनिक कंसंट्रेशंस होती हैं जो कि अपना सूबा अलग से बना। इसकी एग्जांपल जो है ना पाकिस्तान में नहीं तो आप जो है ना सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो आपको कुर्द पॉपुलेशन की मिलती है। आपको पता है कि कुर्द वो मिनॉरिटी है कि जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया में मिनॉरिटी है जिसके पास अपना कोई कंट्री नहीं है। वो सेंटर्ड हैं सीरिया में, वो इराक में, वो ईरान में, इराक, तुर्की में वो। सर सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मूवमेंट भी चल रही है ना, आई थिंक कुर्दिस्तान मूवमेंट। जी जी चल रही है। तो ये एथनिक ग्राउंड्स ये होते हैं कि कुर्द अपने आप को क्लेम करते हैं कि हमको एक तो हम हमारा जो हमारी एक कुर्द अलग से सोसाइटी है, तो हमारा एक कोई अलग से कंट्री होना चाहिए। आल्दो होना उनका जो है अलग से सीरियन प्रोविंस है सीरिया में, लेकिन वो अपने कंट्री की ये एथनिक कंसिडरेशन होती हैं, उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर। हिस्टोरिक की बात की तो वो बहावलपुर प्रोविंस जो कहता है कि हम 1955 तक तो अलग सूबा थे, हम 1 यूनिट से पहले, तो आप हमें अलग सूबा बनाएं बजाय इसके कि हमें साउथ पंजाब में इंक्लूड करें। डेमोग्राफिक क्या होता है, जैसे कि पंजाब की बात करें, पंजाब में जो है वो इतनी ज़्यादा आबादी है, आप उस आबादी को डिवाइड कर देंगे तो आसान हो जाएगा। और डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे ही बलूचिस्तान को डिवाइड करना आपके लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि पहला ही जो है वो नॉट फिजिबल। पहले ही वहाँ पे आबादी बहुत कम है, 12 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ, और 12 मिलियन को भी अगर आप और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो और पहले ही बहुत कम लोग रहते हैं, तो आप उनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट जो है वो क्राइटेरिया हो सकता है। क्राइटेरिया में सर बात मेजर करिए। फैक्टर तो पंजाब, सॉरी टू इंटरप्ट, मेजर फैक्टर तो पंजाब का आता है ना, इसलिए मतलब जो मोड। जी उनका है डेमोग्राफिक के हवाले से है। ठीक हो गया, चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं। आप जो है वो सर जल्दी ये जल्दी, जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, तो ये भी तो एथनिक ग्रुप दे आर ऑलरेडी प्रोविंसेस। चैलेंजेस, बंगाली एक एथनिसिटी थी, उन्होंने अपना अलग कंट्री बनाया। चैलेंजेस जो है सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है हमारी। पहले ही यहाँ से मैं आपको पोलराइज पॉलिटिक्स से लिंक करना चाह रहा था। ये जो चैलेंजेस है ना ये सारे हमारी पोलराइज पॉलिटिक्स से लिंक है। हमें चाहिए जो भी कोई प्रोविंस की जो है वो आर्टिकल 239(4) है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक जब भी हमने किसी प्रोविंस की जो है वो बाउंड्री चेंज करनी है, सबसे पहले तो उस जो प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली है वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ
जो सेनेट है जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी जो है उस बिल का 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर होना ज़रूरी है। लेकिन जब पोलिटिकल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, हमारी जो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं, दे आर एट लॉगर हेड्स ऑल द टाइम, वजह से क्या होता है, वो इस तरह की मीनिंगफुल डिबेट कर ही नहीं पाते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट वो पूरी हो ही नहीं सकती है जब उन्होंने किसी एक ख़ास एजेंडे पे जो है वो मीनिंगफुल डिबेट नहीं करनी है, जब उन्होंने आपस में किसी कंसेंसस पे नहीं आना है, और इतने बड़े इशू पे जब हम एक पूरे सूबे को डिवाइड करने जा रहे हैं या एक नया सूबा किसी भी जगह से कार्व आउट करने जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर कोई नया प्रोविंस बनना है तो। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, आपको पता है कि जब भी कोई सूबा बनेगा तो वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हाई कोर्ट वगैरह, ये सेक्रेटरीट वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया। इस तरह करके हर बहुत सारा जो है वो सेटअप चाहिए, और इस सारे के लिए जो है वो क्या आएंगे, पैसे लगेंगे, और वो पैसे जो हैं वो हुकूमत के पास है नहीं है। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा जो है वो क्या है कि एथनिक एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़, हम जो है वो हमारी पहले ही नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बहुत कम है। आपस में हम जनरली जो है वो बात करते रहते हैं सिंधी, पंजाबी, बलोची और पठानों की। जब हम किसी प्रोविंस को इसलिए डिवाइड कर देंगे कि वहाँ सराइकी बोली जाती है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे जो है वो और ज़्यादा अपने कंट्री को डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी जो पोलराइज्ड है, हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी। हमारे नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंज, हमारे उसको ख़तरा है। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। इसको किस तरह से हमने अपने नेशनैलिटी, नेशनल कल्चर, नेशनल जो हमारा इमेज है वो भी बरकरार रखना है, लेकिन हमने जो नए सूबे भी बनाने हैं, तो जो लिंग्विस्टिक और एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी बढ़ने से रोकना है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है नया प्रोविंस बनाने में। उसके अलावा जो है वो हम बात करें कि सिर्फ जो नया सूबा बनता है तो सिर्फ नया सूबा नहीं बनता। यहाँ पे एनएफसी की आपने बात की थी, मैंने इसकी कहा था मैं बात करूँगा। हम ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, टाइम काफ़ी हो गया। जब भी जो है वो नया सूबा बनेगा, इसका मतलब ये कि उस नए सूबे के लिए जो है वो बहुत सारी और चीज़ें करना पड़ेंगी। वो क्या करना पड़ेंगी, सबसे पहले एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। जब आपको मैंने बताया एक दो लेक्चर पहले कि जब सूबा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जितने भी टैक्सेस कलेक्ट करती है, जितना भी फंड है अपना जनरेट करती है, उसमें से 57.5% जो है वो सूबों को चला जाता है। और जो सूबे हैं फिर वो सूबों के अंदर डिवाइड है, चारों सूबे आपस में वो एक ख़ास रेशियो पे 4 फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिवाइड करते हैं। अब जब एक सूबा जो है वो डिवाइड, जो पहले जिसे फंड मिल रहा है ख़ास स्पेसिफिक जो है वो पंजाब को अराउंड 50+ जो है वो परसेंट उस शेयर का जो है वो आता है। तो जब वो पंजाब और ज़्यादा डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी पंजाब के पास पहले फंड आया करते थे सेंट्रल इधर गवर्नमेंट के पास, तो अब उसके पास वो कम आएंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इस पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सिर्फ ये जो है वो एनएफसी अवार्ड की बात नहीं है, ये फिर वाटर कन्फ्लिक्ट पे भी अब बात आएगी, क्योंकि जो पानी है वो किस बेस पे डिवाइडेड है डिफरेंट प्रोविंसेस में। ये एनएफसी जो है वो अवार्ड रिसोर्सेज कौन से वाले, टैक्स वगैरह, वो उनकी डिवीज़न है। वाटर जो डिवीज़न है वो उसे कहते हैं वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड, 1991 वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड जो है वो 1991 जो है वो डिवाइड करता है पाकिस्तान का जितना पानी है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में। अब एक प्रोविंस जो है वो, कोई भी प्रोविंस जो है वो जब आपस में खुद ही डिवाइड हो जाता है तो उसके लिए फिर और ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी। पंजाब और सिंध में पहले ही काफ़ी कन्फ्लिक्ट है इसमें पानी की डिवीज़न में, और अब जो है वो अगर साउथ पंजाब या कुछ और नया प्रोविंस किसी भी हज़ारा अलग से बनता है, कराची अलग से बनता है, तो ये जो है वो पानी की डिवीज़न जो है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए।
उसके अलावा चैलेंज क्या है जी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं पॉलिटिकल विल नहीं है, लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस है, इस पे हमने बात कर ली, बहुत काफ़ी बात कर ली, इस पे क्या बात करें हम। उसके अलावा जो है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस विदाउट devolution of power to local government is useless exercise। इसका क्या मतलब, जब आपने गवर्नेंस को बेहतर करना है, गुड गवर्नेंस लानी है, तो उसके लिए जो है वो दुनिया में जो क्या मॉडल अपनाया जाता है, वो क्या किया जाता है कि जो आपने पावर्स हैं वो डिवाइड, आपने डिसेंट्रलाइज करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है, प्रोविंसेस, क्योंकि वो अपने प्रोविंसेस को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पावर्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करती हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पाकिस्तान में क्या है कि लोकल गवर्नमेंट तो बहुत वीक हैं, प्रोविंसेस स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप एक प्रोविंस से अगला प्रोविंस बना देंगे लेकिन लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो ये चेंज ऑफ मास्टर्स होगा, आपकी गवर्नेंस पे फ़र्क शायद कम पड़े। पहले जो पावर सेंट्रलाइज एक ख़ास लाहौर में थी पावर, अगर सेंट्रलाइज थी, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं थी, तो अब मुल्तान में हो जाएगी। लोगों के पास तो फिर भी ना गई ना, लोगों के पास तो तब जाएगी जब आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर आप न्यू प्रोविंसेस बनाते हैं लेकिन पावर को डिवॉल्व नहीं करते लोकल गवर्नमेंट के पास, तो इसका मतलब ये कि आप गवर्नेंस को बेहतर नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ जो है वो एक पावर सेंटर से पावर लेकर दूसरे पावर सेंटर को दे रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वो जनरली आपको मैं पता ही है कि पता चल जाए तो वे फॉरवर्ड बनाना बड़ा आसान होता है। तो वे फॉरवर्ड में जल्दी क्विकली 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ और फिर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें मीनिंगफुल डायलॉग की ज़रूरत है। डायलॉग, ये स्पेलिंग आपने देख लेने, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी डिबेट चाहिए, लेकिन हमें पार्लियामेंट में भी बड़ी अच्छी डिबेट चाहिए। आपको मैंने बताया कि जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो उससे जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती, उससे आपके लोग जो है एजुकेट होते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि हमारे किन मसाइल पे बात हो रही है, तो उनमें एजुकेशन आती है। जैसे अगर आजकल जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम पे बात हो रही है, तो आज ही, तो इसका मतलब ये कि आपकी सोसाइटी में आपके करिकुलम पे, आपके एजुकेशन पे डिबेट तो हो रही है। जब डिबेट हो रही होगी तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ वो क्रिटिसिज्म हो रही हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो और जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन आपकी आवाम तो एजुकेट हो रही है कि एक करिकुलम, एक सिलेबस भी कोई चीज़ है, उसका भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो जब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री डिबेट हो रही होगी तो डिबेट जो है वो सिविल सोसाइटी में भी हो रही होगी, लोगों को एजुकेशन मिलेगी और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें नए प्रोविंसेस बनाने के लिए एक वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी चाहिए। अब होगा क्या, अगर आप एक साउथ पंजाब सूबा बनाते हैं तो फिर डिमांड बढ़ेगी हज़ारा सूबा बनाने की भी, फिर डिमांड बढ़ेगी कराची सूबा बनाने के लिए भी, और जितने भी हमारी, और भावलपुर प्रोविंस बनाने की। तो अगर आप एक वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी नहीं बनाते हैं तो ग्रीवांसेस बढ़ेंगे लोगों के। एक सूबा बना देंगे, दूसरे के लिए आपके पहले के लिए कोई पॉलिसी नहीं होगी, ग्रीवांसेस बढ़ेंगे और उससे जो है वो आपकी मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। तो आपके लिए जो है वो एक वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी चाहिए। उसके अलावा आपने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैंने आपको आखिर में पहले काफ़ी समझा भी दिया कि गवर्नेंस को बेहतर करना है, इसका मतलब ये है कि आपने लोकल गवर्नमेंट डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी है। ठीक हो गया जी। ये
काफ़ी बात कर ली है मेरे ख्याल में, अभी इतना ही था, हम उनको एड्रेस कर लेते हैं। आप हाथ सर खड़े करेंगे 1v1। सर इसमें एक रेफरेंडम भी तो हो सकता है, जैसे कि इन्होंने हैबर पख्तूनख्वा का नाम रीनेम किया था उसको, और हज़ारा के पीपल को कंसल्ट नहीं किया था, तो ये बड़ा इशू हो गया था, तो रेफरेंडम भी करवाना चाहिए। रेफरेंडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी नया सूबा बनाने की। हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि जब भी नया सूबा बनेगा वो कैसे बनेगा। जब भी वो आर्टिकल 239(4) जो है वो हमारा बताता है कि सूबा आपने बनाना है, किसी भी सूबे की आपने टेरिटरी चेंज करनी है, तो उसके लिए वहाँ की जो प्रोविंशियल असम्बली है उसकी रेजोल्यूशन चाहिए, और साथ जो है वो आपकी पार्लियामेंट से जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे फाद तारिक। नो क्वेश्चन। सर इशू हो गया रिजॉल्व ऑलरेडी, थैंक यू। ठीक हो गया। आगे सुमेर अहमद क्वेश्चन करेंगे। सर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का वे फॉरवर्ड आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ऊंचा बोलेंगे तो बात बनेगी। सर पॉलिटिकल पोलराइजेशन के वे फॉरवर्ड बता दीजिएगा। वे फॉरवर्ड जो था वो मैंने आपको बताया कि हमें नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, हमें जो है वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उससे ज़्यादा फेयर करने की ज़रूरत है, हमें अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाना है ताकि लोगों की ग्रीवांसेस दूर हों, लोग जो हैं उनमें जो टॉलरेंस है वो बढ़े। वो जब लोगों के अंदर टॉलरेंस पैदा होगी तो तब जो है पोलिटिकल डिबेट भी ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। तो हमें उनके ग्रीवांसेस को हल करना है, उसके अलावा हमें लोगों को एजुकेट करना है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारे वे फॉरवर्ड हैं। सना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसका सबसे ज़्यादा पार्टीज आपस में लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं, तो एक तरह से आवामी को उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स होती हैं आवाम की, तो दूसरी पार्टी उसका साथ नहीं देती, तो उस वजह से नहीं हो पाता। तो इसका सोल्यूशन बेस्ट के आपकी आवाज़ जो है वो कट गई है, जो मुझे बात समझ आई है वो आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, पार्टीज आपस में बिकरिंग करती रहेंगी, तो उससे जो है नुकसान आवाम का है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नुकसान आवाम का ही है। और ये हमने काफ़ी अच्छा इसको डिस्कस किया कि आवाम के मसाइल के लिए हल के लिए ज़रूरी है कि मीनिंगफुल डिबेट भी हो, और मीनिंगफुल डिबेट नहीं हो पाती है तो आवाम के मसाइल भी हल नहीं हो पाते। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सर पीछे कराची का आया था कि वो अलग सूबा चाहते थे, तो उसका ये कहा गया था कि रिसोर्सेज की वजह से उसको जो है ना नहीं किया जा रहा अलग दूसरे सिंध के साथ, तो रिसोर्सेज फिर अब उसका सोल्यूशन। बताया मैंने आपको कि न्यू प्रोविंसेस हैं उनके लिए डेवलपमेंट पोटेंशियल और फाइनेंशियल वायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कराची को अलग कर देंगे तो बाकी जो सिंध रूरल सिंध है उसमें जो है वो फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बनती है। और दूसरा जो है फिर वो आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप डिवाइड करते हैं कि उर्दू स्पीकिंग जो मेजॉरिटी है उसको आप अलग कर देंगे, स्पीकिंग को अलग कर देंगे, तो इस तरह करके वो बहुत सारी डिस्टॉर्शन क्रिएट होने का खतरा है। तो उसका हल ये है कि आप वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी बनाएं जो हर एक फेडरेटिंग यूनिट है हर जगह जो है वो इक्वली अप्लाई हो रही हो। क्वेश्चन अगला आशा इफ्तिखार का है। सर आपने बेनिफिट्स में डिसेंट्रलाइजेशन और गुड गवर्नेंस का बताया था, उसको एक दफ़ा दोबारा बता दें। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब भी आपका जो है वो जितनी आपकी जो पावर की कैपिटल की सीट है, जिन लोगों के मसाइल हल करने हैं, गवर्नमेंट होगी, इंस्टीट्यूशन हो गए, वो जितने लोगों के करीब होते जाते हैं उतने उनके मसाइल जल्दी तरीके से हल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जो है वो आप पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे, लोगों के करीब लेके जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर हो सकती है। कायनात। सर आपने जो क्राइटेरिया उसमें 2 पॉइंट्स बताए थे, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और डेवलपिंग पोटेंशियल, तो मुझे इनका डिफरेंस नहीं क्लियर हुआ, मुझे एक सेम ही लग रहा है, तो काइंडली वो क्लियर कर दें।
फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब ये है कि क्या वो अपने खर्चे उठा भी सकता है या नहीं उठा सकता है, उनके अखराजात क्या हुकूमत को ही हर वक्त देना पड़ेंगे या वो खुद भी अपने बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। इकनॉमिक पोटेंशियल का मतलब, डेवलपमेंट पोटेंशियल का मतलब ये है कि वहाँ पे अपना जो है वहाँ पे अगर वो अलग से सूबा बना दिया जाता है तो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, क्या वहाँ उसके जो लोकलाइज फंड होंगे उससे क्या वहाँ डेवलपमेंट इंश्योर की जा सकती है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी साउथ पंजाब की कि वहाँ एग्रेरियन इकॉनमी है तो आप उसको अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। साउथ जो हज़ारा है वहाँ पे जो है अगर वहाँ पे हाइड्रो पावर है, वहाँ पे मिनरल्स हैं, टूरिज़म है, तो ये इकनॉमिक पोटेंशियल होता है, डेवलपमेंट पोटेंशियल। बात तारिक। सर एक पॉइंट था अभी लास्ट में हमने एक तो इन्फ्लेशन वाला छोड़ दिया इकोनॉमिक क्राइसिस में, और आज वाले में जीबी पे भी बात नहीं की, तो इन पे करेंगे अब बात? आज तो नहीं हो सकेगी, फिर किसी दिन। वही ऑब्वियसली आज तो नहीं, इसका असल रख लीजिएगा इन्फ्लेशन वाले पे एटलीस्ट। थैंक यू। मोहसिन रज़ा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जैसे आपने बोला प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया को हम कंसीडर करते हैं फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है सर। हम इनको वे फॉरवर्ड में कैसे ऐड कर सकते हैं कि इनको अपना जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट और जो प्रीवियस गवर्नमेंट से कैसा रखना चाहिए, क्योंकि जो बायसनेस होती है, अब देखो जो हमारी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, तो ये साइकोलॉजिकली उनकी बातें ब्रीड कर रहे होते हैं उनके माइंड में कि इनकी ये अचीवमेंट्स हैं, इनकी ये फेलियर हैं, जिसकी वजह से ये पब्लिकली पोलराइज होते जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कोई वे फॉरवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं कि जो जैसे पैमरा है, कोई ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो कैसे मतलब इनको चेक एंड बैलेंस है कि जो पब्लिकली आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, जो लोगों के आप मतलब ब्रीडिंग करते हो माइंड में जो चीजें, इनको आप किस वे में मतलब नेशनल लेवल पे लेके चलो कि इनके जो इंटरेस्ट मतलब ये कि जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं या पार्टी बेस्ड इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएं टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड थोड़ा बता दें। पहली बात तो ये है कि जो मीडिया है उसे, जो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, वो सारे मीडिया को कहते हैं। हाँ जिस सर, सारे मीडिया में मीडिया को, जो है वो ठीक है सब ठीक कुछ है आ जाता है, सिर्फ ठीक है। सोशल मीडिया के उससे सेग्रीगेट करना वो गलत है। दूसरी ओके। बात ये है कि बिल्कुल जो है वो आप ठीक कह रहे हैं कि जो एक टॉक्सिक और जो हार्श डिबेट होती है हमारी पॉलिटिकल डिबेट जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है या इवन मीडिया पे चल रही होती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशन है उनको ही रोल प्ले करना है कि उसको कैसे कम किया जा सके। जी अब वो सर। इंस्टीट्यूशन जो है वो कैमरा भी हो सकता है, और उसी को आप लिंक कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जो है वो नई एक जो रेगुलराइजेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लेके आना चाह रही है, तो आप उससे भी लिंक कर सकते हैं कि अगर कोई भी जो है वो अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी या वो अथॉरिटी जो इनके चेक एंड बैलेंस के लिए बनी है वो अपना किरदार ठीक तरह निभाएगी, तो इससे ये चीज़ें कम होने के चांसेस हैं। हम वे फॉर्म ऐड कर सकते हैं ना सर ये चीजें, कोई भी अगर हमारा इशू है नेशनल से रिलेटेड। ये चीज़ ऐड कर दें। आफ्ताब ओके ने सर, थैंक यू सो मच। सर कर दिए, रख दिए जी सर। जी सर वॉल्यूम 3 उठा लूँ वहाँ से, मैं दोबारा चेक कर लूँ सर, मैं कंफर्म